नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 16 को। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है B2B, बी है B2C, सी है C2C या डी D2D। तो इनमें से कौन ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी D2D। दोस्तों यह ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है यानी कि B2B, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, यह ई कॉमर्स का प्रकार है। बी है कि B2C, इसका अर्थ होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स, तो दोस्तों यह भी ई कॉमर्स का एक प्रकार है। सी है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो यह भी एक प्रकार है। और D2D यह ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों दो कथन दिया गया है और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। दोनों सही है या एक सही है, कोई भी नहीं सही है, यही हमको बताना है। और दोनों कथन भारतीय खाद्य निगम से हैं। आइए देखते हैं। जो पहला है दोस्तों वो है कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। और दोस्तों जो दूसरा कथन है वो है कि न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। तो दोस्तों इसमें से जो दोनों कथन है दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। जो बफर स्टॉक होता है वो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा जो कि प्राप्त अनाज होता है, गेहूं चावल, इसका भंडार होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2, उपरोक्त दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस औद्योगिक नीति के तहत 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी औद्योगिक नीति वक्तव्य 1991 के तहत इसको किया गया था। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नई औद्योगिक नीति जुलाई 1991 में प्रस्तुत की गई थी और इसी के तहत क्या किया गया था कि 18 उद्योगों को छोड़कर अन्य जो सभी उद्योग हैं उनको लाइसेंस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। आगे है भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों भारत का औद्योगिक वित्त निगम यह एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए दोस्तों तो 1948 में इसकी स्थापना हुई, यह भी याद रखिएगा। तो स्थापना कब हुई दोस्तों? 1948 में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना को जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि देश में उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना था। आगे है मंदी काल में सरकार की राजकोषीय नीति का कौन सा अंग अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा अंग है राजकोषीय नीति का जो कि मंदी काल के में सरकार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं माना जाता है? तो वो है करों में विस्तार करना यानी टैक्स में बढ़ाना, टैक्स को बढ़ा देना। यह जो राजकोषीय नीति का अंग है यह मंदी काल में अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40 है दोस्तों कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। तो 3 कथन दिया गया है, आइए एक एक करके हम देखेंगे। पहला जो कथन है वो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। और दोस्तों जो दूसरा कथन है इससे पहले वित्त मंत्री सम्मुखन चेट्टी ने पेश किया था। तो दोस्तों इसे उन्होंने ही पेश किया था, यह भी सही है, पहला कथन भी सही है। और तीसरा है कि यह एक अंतरिम बजट था, तो यह भी सही है। इस प्रकार से
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का प्रथम जो बजट था वो कब पेश किया गया, तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और दो कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। तो दोस्तों पहला जो कथन है वो है कि संसार में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में की गई। तो पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। दोस्तों जेंडर बजटिंग की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और दूसरा कथन है भारत के बजट में भी जेंडर बजटिंग का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों बिल्कुल सही हैं। आगे है, कार्य के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाले बजट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के बजट को क्या कहते हैं, तो निष्पादन बजट कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जब कार्य के परिणामों को आधार बनाकर बजट निर्मित किया जाता है तो उसको कहते हैं निष्पादन बजट। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दो कथन दिया गया, हमको बताना इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है कि प्रत्यक्ष कर भारित व्यक्ति द्वारा ही देय होते हैं। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है, जो कि प्रत्यक्ष कर होता है वो भारित व्यक्ति द्वारा ही देय होता है, यानी दिया जाता है। दूसरा है जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा यह गलत है। दोस्तों जीएसटी जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है बल्कि एक अप्रत्यक्ष कर है। तो कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, याद रखिएगा यह एक अप्रत्यक्ष कर है। आगे है, निम्न में से कौन सी मद सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि अधिग्रहण। सरकार के राजस्व खर्चे में दोस्तों वे मदें शामिल की जाती है जिनसे कोई भौतिक या कि वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। तो जो भूमि अधिग्रहण है दोस्तों यह पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। तो यह सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, सेवा कर की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो किस समिति की सिफारिश पर सेवा कर की शुरुआत की गई थी। तो सही जवाब होगा राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर इस कर की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। और कब किया गया था सेवा कर की शुरुआत, तो दोस्तों 1994-95 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा 1994-95 में। आगे है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का विश्व में क्रय शक्ति समता में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का विश्व में क्रय शक्ति समता में कौन सा स्थान यानी किस रैंक पर है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरे स्थान पर है। तो भारत की रैंक दोस्तों थर्ड है, यानी तीसरे स्थान पर है। और अगर बात किया जाए पहला स्थान दोस्तों किसका है, तो चीन का है, याद रखिएगा पहले नंबर पर चीन है। और अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर कौन है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर अमेरिका है। तो चीन, अमेरिका और उसके बाद तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। आगे है, भारत ने कब तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए निवल शून्य प्रतिबद्धता की घोषणा की है। तो दोस्तों 2070 तक। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 2070। और दोस्तों निवल शून्य उत्सर्जन यह क्या होता है, यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कि जो वायुमंडल में पहुंचने वाली ग्रीन हाउस गैस है, तो वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने वाली मात्रा से संतुलित कर दिया जाता है। तो जो भारत द्वारा घोषणा की गई है 2070 तक इसकी घोषणा की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, कम से कम कितने मूल्य से अधिक वस्तुओं या माल के ट्रांसपोर्ट के लिए ई वे बिल जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी 50,000 से अधिक। तो ई वे बिल एक तरह का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है जो कि कंप्यूटर पर बनता है। और दोस्तों यह जो है 50,000 से अधिक मूल्य की वस्तुओं पर इसको बनाया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 50 है और आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभाव में आया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह 2004 से प्रभाव में आया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2004। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।